हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज का जो लेक्चर है हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर हमने जब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी किया था, लेकिन हमने माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल में नहीं पढ़ा था। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर को तो हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ ली थी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, या एक वर्ड और भी यूज़ किया जा सकता है सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों ये हमने हमारा पॉइंट ये बनेगा कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसको बनाया किस टेक्नोलॉजी के थ्रू जाता है, तो दोस्तों इसको मोस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर बात की जाए दोस्तों फर्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है कब डेवलप किया गया था, तो दोस्तों फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इंटेल कंपनी यूएस की कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर और जो आईसी डेवलपमेंट है उसमें वो काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बना था वो क्या कर सकता था। तो दोस्तों जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम कर सकता था। चलिए दोस्तों एक एक करके पॉइंट को नोट डाउन करते हैं और फिर आगे और डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम बोल सकते हैं सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। तो इसे बोल सकते हैं दोस्तों सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा दोस्तों कि जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा इसे मोस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों मोस्ट या इसको बोलते हैं मोस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज MOS। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इसे प्रिपेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो कब बनाया गया था। दैट वाज डेवलप्ड बाय दैट वाज इंटेल कॉर्पोरेशन। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर was developed by Intel Corporation। तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने दोस्तों सबसे पहले बनाया था इसको। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था। फर्स्ट microprocessor named 4004। और दोस्तों ये 4-bit माइक्रो प्रोसेसर था एंड it was a 4-bit माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों ये 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या क्या ऑपरेशन कर सकता था। हमने अभी
ये पढ़ा कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था, ऐड और सब्ट्रैक्ट का काम कर सकता था। सो इट कैन ऐड, और लिख सकते हैं इट कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो दोस्तों ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता था। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जो कि हमें आगे यूज करनी है, जो यूज होगी। इसके अलावा दोस्तों जो भी माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि पहला 404 था, उसके बाद आज तक जितने माइक्रो प्रोसेसर आए हैं दोस्तों, उनकी एक वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आपको उनके बारे में नॉलेज मिल जाए। लेकिन जो नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है दोस्तों, वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सब आपकी नॉलेज के लिए रहेगा। चलिए दोस्तों, कुछ जो और माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड टर्म हम लोग यूज करते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें जो अगर आपने नोट नहीं किया है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला जो हमारा टर्म आएगी दोस्तों, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शंस सेट। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट किसको बोला जाता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन सेट वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक कंप्यूटर समझता है और उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। उन इंस्ट्रक्शन को या उन कमांड्स को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज the set of instructions that a computer can execute, that a computer can execute or that computer can perform. Executes are called instruction set. इंस्ट्रक्शन सेट, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, वो आता है हमारा वर्ड लेंथ। तो अब चलिए दोस्तों समझते हैं वर्ड लेंथ और वर्ड साइज क्या होता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो जो कंप्यूटर होता है, जितने नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ कंप्यूटर प्रोसेस कर पाता है, उसको बोला जाता है वर्ड लेंथ और वर्ड साइज को। यानी कि जितने नंबर ऑफ बिट्स कंप्यूटर एक साथ प्रोसेस कर पाएगा सिंगल इंस्ट्रक्शन में, तो कह सकते हैं उसको वर्ड लेंथ। इसको लिख लेते हैं। सो द नंबर ऑफ बिट्स processed by a computer in single instruction is called word length or word size। और एक चीज बात करें दोस्तों कि जितने जो हमारा वर्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ सीपीयू। तो इसको हम एक चीज में वो लिख सकते हैं, वर्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ सीपीयू।
तो दोस्तों जितने ज्यादा वर्ड लेंथ होंगे हमारा कंप्यूटर की पावर उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उतने ही फास्ट वो क्या कर पाएगा, कैलकुलेशन कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर, दैट इज सिस्टम क्लॉक स्पीड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम क्लॉक स्पीड। तो दोस्तों आपको नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जा रहा होगा कि सिस्टम क्लॉक स्पीड क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिस्टम क्लॉक स्पीड। सो दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो हम चेक करते हैं वो हम क्लॉक स्पीड के ऊपर ही चेक करते हैं। तो ये हो सकता है दोस्तों कि हमारा कंप्यूटर जितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, या उसको अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम कि हमारा कंप्यूटर जितनी नंबर ऑफ पल्स जो है वो जनरेट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड सिस्टम क्लॉक स्पीड। सो द नंबर of pulses generated by the computer per unit time is called system clock speed, is called system clock speed। तो उसको बोला जाता है दोस्तों सिस्टम क्लॉक स्पीड। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात की जाए स्पीड की तो ये जो सिस्टम होता है हमारा, पहले के सिस्टम जो होते थे वो जितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते थे वो होती थी दोस्तों हमारी मेगाहर्ट्ज में, लेकिन आजकल के जो सिस्टम है दोस्तों वो गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं, गीगाहर्ट्ज। तो दोस्तों ये मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए हमारे जो प्रोसेसर्स है वो पहले के प्रोसेसर के कंपेयर में क्या है, आजकल के प्रोसेसर जो बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। अब हम लोग दोस्तों, हमने कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने पढ़ी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और ये दोस्तों जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर रहेगी, ये रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम लोग दोस्तों जो कंप्यूटर है, उस माइक्रो प्रोसेसर है, उसको क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला जो आता है दोस्तों, ये 3 तरह का होता है। तो सबसे पहला जो इसमें इस कैटेगरी में आएगा वो आएगा रिस्क, दैट इज रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हम लिख लेते हैं रिड्यूस। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है दोस्तों इसके कि इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। सो इसको लिख सकते हैं इट हैव स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
इसके अंदर दोस्तों जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है दोस्तों वो काफी साइकिल्स में यूज करता है, और इसके अंदर जो चिप्स लगी होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। कह सकते हैं हम कि द चिप्स एंड सर्किट have less complex and cheap, काफी कम कॉम्प्लेक्स होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट हमने इसमें पढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोग्राम का साइज। तो इसमें प्रोग्राम काफी बड़ा बनता है, सो साइज ऑफ प्रोग्राम इज मोर। अब साइज ऑफ प्रोग्राम दोस्तों अगर ज्यादा बड़ा होगा या ज्यादा होगा तो उस केस में इसको ज्यादा से ज्यादा मेमोरी साइकिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो रिक्वायर्ड मोर मेमोरी साइकिल्स, तो इसे और ज्यादा मेमोरी साइकिल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसके लिए? टू एक्सेस डाटा, फॉर एक्सेस डेटा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे। अब इसके अंदर अगर बात करें दोस्तों नंबर ऑफ रजिस्टर्स की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा यूज होते हैं। सो अगर बात करें नंबर ऑफ रजिस्टर्स की तो इसके अंदर 32 से लेके 36 तक रजिस्टर्स यूज होते हैं। आर यूज्ड। दोस्तों रजिस्टर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियो को देखिए। मैंने उसमें जब आर्किटेक्चर आपको बताया था, कॉमन आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर का, तब मैंने आपको उसको बताया था कि सीपीयू के अंदर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, 3 चीजों का वो कॉम्बिनेशन होती है। तो हम उन्हीं रजिस्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों जो रिस्क होता है उसके अंदर हमें इतने ही पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दैट इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पर। अगर आपने नोट नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल जो रिस्क बेस्ड है या इस आर्किटेक्चर पर बेस है, तो स्पार्क एक ये प्रोसेसर है और पावर पीसी। दोस्तों ये 2 प्रोसेसर है जो रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के हमारे प्रोसेसर की, जो कि है CISC, CISC, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन instructions set of computer। तो दोस्तों ये होता है CISC, दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या मिलता है। सबसे पहला कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है दैट इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब रिस्क के कंपेयर में इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो बहुत ज्यादा है और वो हमें थोड़ी और ज्यादा लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग हार्डवेयर को कॉम्प्लेक्स ना कर पाए। दोस्तों रिस्क की अगर बात करें तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो कम होता है, इसलिए हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर CISC की बात करें तो इसके अंदर जो हार्डवेयर होता है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि इसके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि ज्यादा हमारे पास सॉफ्टवेयर में चेंज करने को होता है हार्डवेयर, इसलिए कम कॉम्प्लेक्स हमें बनाना पड़ता है।
तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसका यही हो जाएगा कि इसमें हमें प्रोग्रामर्स को ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट मिलते हैं टू एग्जीक्यूट, या वेरिएबल साइज के ज्यादा इंस्ट्रक्शन सेट मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर, या बात मोर इंस्ट्रक्शन, इट, या इसको हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स प्रोग्रामर्स hundreds of इंस्ट्रक्शन, यानी कि का मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ऑफ वेरिएबल साइज। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हमें फिक्स लेंथ के, जो वर्ड लेंथ हमने पढ़ा था उस तरह फिक्स लेंथ के इंस्ट्रक्शन सेट मिले, हम अपने हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन है उनकी लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। रिस्क के ऊपर ये ज्यादा एडवांटेज रही सिस्क की। अब अगले पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सर्कुलेटरी यूज होती है जिससे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हाई स्पीड से एग्जीक्यूट होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम इट हैव स्पेशल सर्कुलेटरी दैट execute instructions speedily। तो दोस्तों इसके अंदर स्पेशल सर्कुलेटरी यूज होती है जो इंस्ट्रक्शन को काफी स्पीड से एग्जीक्यूट कर सकती है। और दोस्तों एक बात और, इसको अगर आप इंटरफेस करते हैं, यानी कि इसको मेमोरी के साथ इंटरफेस करने में हम काफी मल्टीपल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं काफी इजीली ये मेमोरी के साथ इंटरफेस हो जाता है। इट इंटरफेस दोस्तों कनेक्ट करने को बोलते हैं। इट इंटरफेस विद मेमोरी इजीली, ये इजीली मेमोरी के साथ इंटरफेस हो जाता है। अब अगर बात करें नंबर ऑफ रजिस्टर्स की, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों इसमें हार्डवेयर जो होता है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंस्ट्रक्शन ज्यादा मिल जाते हैं। जबकि रिस्क की बात करें उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन थे वो बहुत कम थे, इसलिए हार्डवेयर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता था। अब इसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं, 8 से 12 रजिस्टर, उसके अंदर 32 से 34 रजिस्टर्स हम लोग यूज कर रहे थे। 8 to 12 रजिस्टर्स आर यूज्ड। तो यहां पे दोस्तों 8 to 12 रजिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं। ये था दोस्तों सिस्क। अब अगर आपने नोट नहीं किया तो दोस्तों नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं एक थर्ड टाइप के, जो कि लास्ट टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर में, दैट इज इपीक। थर्ड टाइप ऑफ इपीक दैट इज explicitly parallel instruction computing, that is explicitly parallel इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों। अब आपको एक चीज बता दूं पहले पॉइंट में कि जो इपीक है दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है रिस्क और सिस्क का। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन, या आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिस्क एंड सिस्क। तो ये दोनों का ही क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है एंड सिस्क। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों यूज होता है पैरेलल प्रोसेसिंग में। इट इज यूज्ड, जैसे कि इसके नाम से यहां पर पता चल रहा है, इन पैरेलल प्रोसेसिंग। तो दोस्तों ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों इसकी एफिशिएंसी की, तो उन दोनों से ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी दूसरों से ज्यादा है। सो इट हैव हाई एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और अगर बात की जाए दोस्तों, जो इंटेल ने सबसे पहला 64 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो इसी पर बेस्ड था, इसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। एग्जाम्पल की बात करें तो इंटेल 64 ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल। ये इंटेल ने बनाया था दोस्तों फर्स्ट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ जो जितने नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आज तक आए हैं उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपको इसके बाद, जैसे ये हो जाएगा इसके बाद मैं आपको एक स्पेशल वीडियो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जितने माइक्रो प्रोसेसर आए उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि आर्किटेक्चर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कैसी कैसी होती है, कैसे स्टोर होता है और क्या कुछ उनमें होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों मेमोरी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है बिट। सबसे लोएस्ट यूनिट जो होती है बिट। दोस्तों या तो आप 0 लिखिए या 1 लिखिए। 0 अपने आप में एक बिट है, 1 अपने आप में एक बिट है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके अगर हम 4 बिट कर दें, 4 बिट, तो वो बन जाती है दोस्तों निबल। दैट इज 1 निबल इक्वल्स टू 1 निबल। और अगर दोस्तों 2 निबल को हम जोड़ दें, 2 निबल्स, या और करके लिख सकते हैं 8 बिट। अगर एक निबल में 4 बिट होती है तो 2 निबल में 8 बिट हो जाएगी। दैट इज 1 बाइट। 1 बाइट, तो ये बन जाते हैं दोस्तों 1 बाइट। और अगर हम बात करें 1024 बाइट, अगर हम 102 बाइट की बात करें दोस्तों, दैट इज 1 KB, दैट इज 1 किलो बाइट। और अगर हम बात करें दोस्तों 1024 KB, दैट इज किलो बाइट, तो वो बन जाएगी। और दोस्तों एक चीज आपको बता देता हूं, अगर स्मॉल बिट बी लिखा हुआ है दैट मीन्स बिट, और कैपिटल बी लिखा हुआ है दैट मीन्स बाइट। कंफ्यूज मत रहिए इनमें। तो अब ये कैपिटल बी हो जाएगा क्योंकि बाइट्स है यहां पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केबी, दैट इज 1 GB। केबी के बाद 1 MB, ये होता है दोस्तों मेगाबाइट। और 1024 MB, दैट इज 1 GB।
दैट इज गीगाबाइट, और 1024 GB is 1 TB, दैट इज 1 टेराबाइट। इसको बोला जाता है दोस्तों 1 टेराबाइट। अब अगर बात करें 1024 TB, क्योंकि आजकल 1 TB तक की तो हार्ड डिस्क भी दोस्तों आने ही लगी है, तो ये हो जाएगी 1 पेटाबाइट, PT, दैट इज पेटाबाइट। और 1024 PB पेटाबाइट, जो पेटाबाइट होगी वो हो जाएगी 1 एक्साबाइट, EB, दैट इज एक्साबाइट। अब इसको यहां लिख लेते हैं 1024 EB, 1024 EB दैट इज एक्साबाइट हो जाएगा 1 ज़ेटाबाइट, ज़ेटाबाइट या ZB। तो 1024 ज़ेटाबाइट हमारा इक्वल हो जाएगा 1 योटाबाइट, 1 योटाबाइट। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछा जा सकता, ये मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूं।